नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के सवाल हम कर रहे थे और इसी कड़ी में हम नए सवाल जो हैं और अपने पास जितने भी सवाल हैं इनको सॉल्व कर रहे हैं। डेली एक वीडियो या 2 वीडियो आपको मिल रहे हैं जिनमें हम प्रीवियस ईयर के सवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हो सकता है किसी वीडियो में आपको 5-7 सवाल मिलते हो या कभी 10 सवाल भी मिल सकते हैं और किसी दिन ऐसा भी होता है 1 या 2 सवाल भी मिलते हैं, क्योंकि वो हम डिपेंड करता है कि सवाल में कितना आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। जिस सवाल में जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम टाइम ले रहे हैं। सवाल कह रहा है, देखो, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का योग क्या है। तो भाई, जब अनुपात दे रखा है तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप सभी को पता होगा, यह होता है 180 डिग्री। कोणों का अनुपात उसने दे रखा है 2:4:3। जब अनुपात 2:4:3 दे रखा है तो कोण क्या क्या होंगे, हम मान लेते हैं कि ये 2x होगा, ये 4x होगा और ये 3x होगा। कुछ ऐसा ही होगा। तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो कुल कोणों का योग मिल जाएगा। तो 2 + 4 + 3 को जोड़ेंगे तो यह मिल रहा है अपने को 9x। तो जब 9x की वैल्यू आपको 180 मिल रही है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी, 180/9, और वो में क्या मिलेगा, 20। यह मिला आपको x का मान। तो कोण कितने कितने हो गए, 2 × 20, 4 × 20, 3 × 20। ऐसा करेंगे तो कोण मिलेगा। एक 40 डिग्री का कोण है, एक कोण 4 दूनी 8 80 डिग्री का है और एक कोण 60 डिग्री का है। अब कह रहा है कि सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा। देखो, यहाँ से अपने पास एक गलती होने के चांसेस रहते हैं। एग्जामिनर ने सवाल बहुत अच्छे से बनाया है। उसने पहले तो दिया है सबसे छोटा कोण 2, फिर दे दिया सबसे बड़ा कोण 4 और फिर दे दिया 3। हम जल्दबाजी कहाँ करते हैं, हम सोचते हैं सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा बाद में, और उस हिसाब से हम मान लेते हैं। और 3 और 2 5 की वैल्यू, यहाँ से 40 और 50 को 60 को जोड़ के हम 100 का मान दे देते हैं और 100 हमारे ऑप्शन में भी है और हम 100 टिक कर देते हैं और ये सवाल हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़ना है और देखना है कि कैलकुलेशन किस हिसाब से हो रही है और कहाँ पे कौन सा मान दे रखा है। तो हमें 40 और सबसे बड़ा कोण 80, इन दोनों को जोड़ना है। तो 40 और 80 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 120 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा, फाइनली आंसर होगा 120 डिग्री। इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे। हमारे पास दे रखा है कोणों का अनुपात 2:4:3। मुझे पता है मुझे इन सब का जोड़ करना है तो ये मिलेगा 9, और 9 की वैल्यू आप सभी को पता है ये होती है 180 डिग्री कोणों का योग। यहाँ से आपके पास एक की वैल्यू आ गई 180/9, और हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटे कोण का योग। तो अनुपात का योग कर लो, 2 और 4 कितने हो गए, 6। तो मुझे 6 का मान चाहिए। यहाँ से ये देखो 20 बार कट गया, 20 × 6 करेंगे तो 120 डिग्री मिल गया। मतलब दोनों मेथड हैं आपके पास, सेम ही मेथड है। यहाँ से आपको एक का मान मिलेगा 20 और यहाँ पर आपको x का मान मिला है 20। उस 20 को आप अलग अलग जो कोणों के साथ गुणा करते हुए अलग अलग कोणों के मान निकाल लो, फिर आप जोड़ोगे, या आप पहले अनुपात को जोड़ के सीधा उसी अनुपात का मान निकाल लो तो भी क्या मिलेगा, सेम ही आंसर मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। पहली बात, आपको क्या दे रखा है, उसने दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांक, मतलब संख्याएं धनात्मक है, पूर्णांक है, अनुपात उनका दिया है 3:4। आप लोग या तो सीधा अनुपात से सवाल को सोल्व कर सकते हो,
अनुपात ये दिया है तो संख्याएं क्या होगी, तो संख्याएं हम मान लेते हैं कि वो संख्याएं अपने पास होगी 3x और 4x। कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ये है। जब गुणनफल 1728 है तो हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 3x इंटू 4x क्या मिलेगा, 12x²। ध्यान रखना भाई यहाँ 12x नहीं होगा, 12x² आपको मिलेगा। जब 12x² आपको मिलेगा और यह पर्सन में कह रहा है कि ये 1728 के बराबर है। जब 12x² 1728 के बराबर है तो यहाँ से x² की वैल्यू क्या, 1728/12। 12 से भाग देंगे तो एक बार, फिर से बचेगा 5 और 2, 12 चौके 48, फिर से बचे 4 और ये 8, 12 चौके 48। यहाँ से आपके पास x² की वैल्यू है ये 144। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, 12, क्योंकि 12 का वर्ग करने पर 144 आता है। x का भी वर्ग करेंगे तो x² होगा। यहाँ से अपने पास x की वैल्यू मिल गई 12। जब x की वैल्यू 12 मिल गई तो हमें पता है बड़ी संख्या का मान, जो अनुपात बड़ा वही संख्या बड़ी, तो 4 को हम करेंगे 12 से गुना, बड़ी संख्या होगी 4 इंटू 12, 12 चौके 48। हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट। इस सवाल में गलती होने के चांसेस कहाँ होंगे, गलती एक जगह हो सकती है, आप अनुपात ही मानोगे। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हमें सीधा ही जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद 1 का मान मिल जाएगा। इसमें आप अगर 3 और 4 को गुणा करते और आप मानते कि 4 3 12 और ये गुणनफल 1728 के बराबर है, तो यहाँ से जब आपको 1 की वैल्यू मिलती वो 1728/12 और यह मिलता 144। उसके बाद अगर आप इनको 4 से गुणा कर देते तो 144 को 4 से गुणा करने पर अपने पास ऑप्शन नहीं था। तो आप यह सोच सकते थे कि 1 का मान तो हमने सही निकाला है, लेकिन एक्चुअली में ये 1 का मान नहीं है, 1² का मान है। इसका वर्गमूल लेना था। इस तरफ भी हम वर्गमूल लेंगे तो हमें जाके वापस हमारा ऑप्शन मिलेगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें यहाँ पर 3x और 4x संख्याएं मान लेनी है, जिससे हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इन दोनों संख्याओं का हमने गुणा किया, गुणा करने पर मुझे मिला 12x²। जब 12x² मिला तो मुझे पर्सन में जो वैल्यू दी मैंने बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद हमें मिला x का मान। x का मान जब 12 मिला, इन 12 के मान को हमने उठा के संख्या में रख दिया। जब संख्या में रखा तो दोनों संख्याएं हमारे पास आ गई। एक तो मिल गई 36 और दूसरी मिल गई 48, क्योंकि 3 को आप 12 से गुणा करोगे तो छोटी वाली संख्या होगी 36, बड़ी वाली संख्या होगी 48। और अगर इनको दोनों को आपको गुणा करते हो तो आपको यही मिलेगा 1728। ठीक है, तो गलती होने के चांसेस मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आपकी एक गलती हो सकती है और सवाल बहुत ही आसान था, लेकिन एक यहाँ पर आपको जल्दबाजी में गलती होने के चांसेस ज़्यादा थे, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि tan 0 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और ऐसा करते करते tan 89 डिग्री तक का इनका सबका मान निकालते हुए आपको गुणा करना है। आप लोग सोचोगे कि इतनी बड़ी संख्या और इनके मान हम कहाँ से लाएंगे। tan 1 डिग्री का मान हमें पता नहीं है, tan 2 डिग्री का मान भी हमें पता नहीं है, तो ऐसा करते हुए हम tan 89 डिग्री तक जाएंगे। लेकिन यह मान तो आपको पता नहीं है। इसके साथ ही आपको कौन से मान पता है, आपको पता है कि साइन थीटा का मान क्या होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप जल्दी से मान लिखेंगे। साइन 0 0, यह होता है 1/2, यह होता है 1/√2, यह होता है √3/2 और यह होता है 1। कॉस थीटा की वैल्यू फिर से उल्टी लिख देंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। tan थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे तो ये होगा 0,
ये होगा 1/√3, ये होगा 1, ये होगा √3 और ये होगा इनफाइनाइट। आपको देखने के बाद एक चीज़ समझ में आई होगी यहाँ से कि tan थीटा के मान हमने देखे, यहाँ पर इसने tan 90 डिग्री का मान नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि tan 90 अपरिभाषित होता है। जब अपरिभाषित होगा तो पूरा का पूरा सवाल ही क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसलिए इसने कहा कि tan 0 से लगाकर tan 89 तक आप गुणा करो। आप देखेंगे इसमें कुल कितने पद होंगे, मुझे बताएंगे। इसमें कुल 90 पद है भाई। 90 पद कैसे हैं? देखो 1 से लगाकर 89 तक टोटल 89 और एक ये tan 0 वाला, तो टोटल कितने होंगे? 90 पदों का गुणनफल एक साथ दे रखा है। लेकिन हम 90 पदों के मान कहाँ से लाएं? हमारे पास 30 का है, 45 का है, 60 का है। हम 90 का भी मान लेते हैं कि ये है, 0 का भी मान लेते हैं ये है। इसके साथ साथ हम इनके कोण भी निकाल लेते हैं कि 30 का आधा कर देंगे तो हमें 15 का मिल जाएगा। यहाँ 60 का आधा 30 हो गया, 45 का आधा करेंगे तो भी मिल जाएगा। कुछ कोण हमें मिल जाएंगे, लेकिन 15 के बाद इसका फिर से आधा करेंगे तो 7.5 का कोण, जो हमारे पास है ही नहीं वैल्यू, तो हमें चाहिए 15। 15 के साथ 14 का कोण हम कैसे निकालेंगे? 13 का कैसे निकालेंगे? ये सब कोण कैसे निकलेंगे? लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि इन सब के मान हमें नहीं निकालने हैं। क्यों नहीं निकालने हैं? उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर 1 को 0 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 0। अगर आप 2 को 0 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 0। इसी तरह देखोगे कि tan 0 का मान क्या है? 0। तो मुझे पता है पहले टर्म की वैल्यू क्या है? 0। इसके साथ मुझे करना है tan 1 डिग्री को गुणा, tan 2 डिग्री को गुणा, ऐसा करते करते tan 89 डिग्री। अभी मैंने बताया कि किसी संख्या को 0 से करने पर गुणा करने पर क्या होगा? 0। तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? पूरा पद 0, और इसका फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा? 0। तो ये ऑप्शन होगा राइट। ध्यान रखना, जब ऐसी सीरीज आती हो तो हमें ध्यान यही रखना है, गुणा के अंदर हो सकता है ये कोस की सीरीज हो। जब कोस की सीरीज होगी तो उसमें एक मान 90 डिग्री का दिया होगा, और एक मान 90 डिग्री का होगा तो वह कोस 90 डिग्री क्या होगा? 0। जब कोस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा तो आप क्या समझेंगे? पूरा पद 0। या साइन की होगी तो साइन में 0 का मान आपको इसमें दिया रहेगा। सीरीजें कौन कौन सी बन सकती है? या तो साइन 0 से स्टार्ट करेगा और साइन 89 तक जा सकता है, या साइन 90 तक भी जा सकता है, क्योंकि इसके सभी मान परिभाषित हैं। कॉस का भी मान 0 से 90 तक जा सकता है। tan का मान 0 से 89 तक जाएगा। इसी प्रकार के और भी सवाल बना सकते हैं। हमें तो एक ही ध्यान रखना है, कौन सा पद 0 है उसको हमें 0 कर देना है, तो उस हिसाब से पूरा पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ये है कि साइन ए का मान 1/√2, कॉस बी का मान √3/2 है, तो a + b डिग्री का मान क्या है? देखो साइन का मान हमने अभी अभी देखा है कि साइन का मान 1/√2 जो है वो 45 डिग्री पर होता है। आपको नहीं पता हो तो मैं लिख देता हूँ, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये मान है साइन के। इसके बाद कोस के मान आप उल्टे लिख दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो यहाँ से मिल रहा है साइन ए का मान देखेंगे हम 1/√2 किस पे है? 45 डिग्री पे है। मिल गया। ए का मान क्या आ गया? 45 डिग्री। कॉस बी की वैल्यू √3/2, और कॉस बी √3/2 कहाँ? 30 डिग्री पे। तो बी का मान कितना? 30 डिग्री। ए और बी को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या मिला? 45 + 30 = 75 डिग्री। फाइनली आंसर आपको क्या मिलेगा? 75 डिग्री। भाई इनमें सवालों में मैंने आपको कहा कि हमेशा आपको एक सवाल ऐसा मिलेगा जो आपके सारणी पर बेस होगा।
मैंने आपको पूरी सारणी एक अच्छे तरीके से और एक वीडियो में समझा दी है। कैसे आपको याद करना है वह भी मैंने बताया है। उसी के हिसाब से आपको हमेशा एक सवाल मिलेगा जो 2 नंबर का होगा। 2 नंबर पक्के करने के लिए आपको सारणी को समझना है, रटने की ज़रूरत नहीं है। वो आप अगर एक बार सारणी का वीडियो देखेंगे तो देखने के बाद पूरी सारणी समझ में आ जाएगी। यह सवाल कह रहा है कि एक महिला 100 रुपये लेकर 10% चक्रवर्ती ब्याज पर एक अवधि के लिए पैसे जमा कराती है और जब वह वापस लेती है तो उसको 121 रुपये प्राप्त होते हैं। तो आपको वह समय निकालना है कि वह कितने समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर पैसे दिए। आप 2 मेथड, वही एक मेथड जो लॉन्ग मेथड है आप लगा सकते हो। मिश्र धन का फॉर्मूला, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय, और यहाँ से आपको समय निकाल लेना है। या दूसरा मेथड जब दर हो 10%, मतलब 100 रुपये की बात की है, 10% प्रति साल बढ़ रहा है, मतलब 100 रुपये एक साल बाद कितने 110 रुपये प्लस होगा 10%। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, हर साल आपका जितना ब्याज बना है वह मूलधन में ऐड हो जाता है। अगले साल मूलधन प्लस ब्याज पर आपको फिर से ब्याज देना होता है। 110 पे आप अगले साल क्या दोगे, 10% का ब्याज। यहाँ से आपको कितना मिलेगा, इसमें 10, इसका 10% निकालो तो 110 का 10% जब आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 11। तो 110 में आप क्या करोगे, प्लस करोगे 11, तो यह मिलेगा 121। एक साल ये है, दूसरा साल ये है, तो टोटल कितने साल बाद 121 रुपये मिल रहे हैं उसको, 2 साल बाद मिल रहे हैं। इसके बाद अगर फिर से 10% की बात होती तो 10% कितना होता, 121 का 10% आपको मिलता 12.1। अगला जो पेमेंट होता वह होता 121 में 12 जोड़ोगे आप, 2 जोड़ दिए तो 23, 10 33, तो 133.1 अगर रुपए उसको मिलते तो वह होता 3 साल तक का पेमेंट। इसके बाद आप फिर से 10% इसका निकाल के जोड़ोगे तो वह हो जाएगा 4 साल का पेमेंट। तो आप इस तरीके से भी आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हो। प्रतिशत में जितनी दर दे रखी है उसको हर साल ऐड करते रहो मूलधन में। अगली बार जो प्रतिशत दर का दिया है वह हम जो मूलधन टोटल मिश्रधन हमने प्राप्त किया उसके साथ हमें दर लगानी है, और एक साल के लिए आप साधारण ब्याज की तरह चक्रवर्ती ब्याज को सोल्व कर सकते हो। अगला सवाल कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल कितना है, 5 है। जब अंक उलट दिए जाएं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या ज्ञात करो। भाई अगर एक बात देखें कि 2 अंकों की एक संख्या है, मैं मान लेता हूं कि उसका इकाई का अंक कितना, बड़ा मेथड होगा ये। इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट मेथड। इकाई का अंक अगर आप x मानते हो और दहाई का अंक आप क्या मानते हो, y, तो जब मैं संख्या लिखूंगा तो वह संख्या क्या होगी, आप हमेशा देखते हो मैं कहता हूं कि एक संख्या अपने पास इसी को ले लेते हैं 23। अगर संख्या 23 है तो इकाई का अंक क्या है 3, दहाई का अंक क्या है 2, लेकिन संख्या लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 20 + 3। क्यों लिखूंगा 20 + 3, क्योंकि दहाई का अंक लिखते हुए मुझे 10 से गुणा करना पड़ेगा। संख्या लिखेंगे तो यह मिलेगी 10y + 3, 3 नहीं x, यह मिलेगी अपने को पहली संख्या। अब कहता है कि संख्या को उलट दिया जाए। जब उल्टेंगे तो ये देखो ये क्या हो रहा है, 23 का होगा 32, उल्टा तो संख्या क्या हुई 30 + 2, मतलब इसको क्या किया, जो हमारा पहला इकाई का अंक था इसको अब 10 से गुणा किया। उलटने के बाद नई संख्या क्या होगी 10x + y होगी, और कह रहा है कि संख्या को उलट दिया तो संख्या 9 कम हो जाती है। उलटने के बाद संख्या 9 कम हुई है, मतलब ये दोनों संख्याएं बराबर कब होगी, जब मैं इसमें 9 जोड़ दूंगा। फाइनली आपको मिलेगा कि 10y + x = 10x + y + 9। ठीक है,
यहाँ से हम देखेंगे कि हमें मिल रहा है कि इस y को मैं इस तरफ भेजूंगा तो ये माइनस का होगा, 10y में से 1y माइनस होगा तो ये होगा 9y इक्वल टू यहाँ 10x, ये एक माइनस करूँगा तो ये होगा 9x प्लस का है 9। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। यह समीकरण बन गई, दोनों में 9 कम हो जाती है, समीकरण बन गई, आपको आसानी से समझ में आ गई। संख्या है 9y इक्वल टू 9x प्लस 9। इधर से अगर मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ तो ये फिर से मिलती है मेरे को कि y माइनस एक्स और 9 मैंने कॉमन ले लिया, इसको इधर भेज दिया इक्वल टू 9। 9 से 9 कैंसिल, इस तरफ 0 नहीं होगा भाई, y माइनस एक्स की वैल्यू मिली 1, मतलब अंकों का अंतर कितना है 1। हम ऑप्शन में देखेंगे कि अंकों का अंतर 1 किस में है, देखो 2 और 3, इनमें 1 का है, इनमें 1 का है, इनमें नहीं है, दोनों में 1 का अंतर, तो ये हो गई कैंसिल। संख्या क्या कह रही है कि योगफल 5 है, योगफल 5 है, दोनों ऑप्शन में से ट्राई करना है। अब देखो अंक कह रहा है उलट दिए जाए तो 9 कम होता है, तो परिवर्तित संख्या ज्ञात करो, मतलब उलटने के बाद संख्या क्या होगी। देखो 32 को उल्टेंगे तो 23 होगा और 32 से 23 9 कम है, मतलब जो हमारी संख्या थी वह तो क्या थी 32, उलटने के बाद वह क्या हो गई 23, और पूछा क्या है परिवर्तित संख्या क्या होगी, तो 23 होगी। राइट आंसर होगा 23। अगर आपका ध्यान माना पहले 23 पर जाता तो आप कहते सर 23 संख्या भी तो वही है, लेकिन जब 23 को उल्टोगे तो 32 मिलेगी, जो पुरानी संख्या से 9 कम नहीं है, 9 ज़्यादा है। हमें क्या चाहिए 9 कम चाहिए। तो एक बार के लिए आपको ध्यान दे लेना है। पहली बात, बाय ऑप्शन करना ही सही है इस पर्सन के लिए। आप बाई ऑप्शन करेंगे पर्सन को तो ही आपका सवाल ज़्यादा बेटर रहेगा। पहला ऑप्शन उठाएंगे 32, आपने देखा अंकों का योग 5 है, 5 है, दूसरे ऑप्शन में 5 है, 5 है, तीसरे में भी 5 है, चौथे में भी 5 है, आपने देखा सब में 5 है, लेकिन आपने देखा 32 को परिवर्तित किया 23 मिला, 23 को परिवर्तित करोगे 32 मिलेगा, 41 को परिवर्तित करोगे 14 मिलेगा, 14 को परिवर्तित करोगे 41 मिलेगा। देखो 9 का अंतर किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इनमें तो 9 का अंतर ही नहीं है, तो ये 2 तो पहले ही खारिज। अब देखा कि परिवर्तित होने के बाद 9 कम करना है, तो 9 कम ऊपर वाले में हो रही है, तो यही ऑप्शन सही। अब सही कैसे है, यह कह रहा है कि संख्या तो 32 है, वो संख्या पुरानी है, ये परिवर्तित होने के बाद की संख्या है। अब सवाल पढ़ा हमने तो कह रहा है परिवर्तित संख्या ज्ञात करो, तो परिवर्तित होने के बाद कौन सी थी भाई, परिवर्तित होने के बाद संख्या 23 ही है, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया 23 हो गया। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को चैनल ज़रूर शेयर कर देना। आपका एक प्रयास किसी के लिए वरदान साबित हो सकता है।